तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और यहां से आप लोगों के सबसे पहले आप लोगों से पूछे जाएंगे 5 सवाल, तो तैयार रहिएगा 5 सवालों के लिए। 5 सवालों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इन 5 सवालों के बाद ही आज शुरू होगा आज का डिस्कशन। सबसे पहली बात आप बताएंगे कि बेटा हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसे संघनित होता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैसे संघनित होता है, किसकी वजह से संघनित होता है। पहला क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पे आंसर सभी बच्चों का होना चाहिए। और जो बच्चे मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख पाएंगे उनके लिए आप कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने बेटा, होमवर्क शुरू हो रहा है। दूसरा प्रश्न होता है, डीएनए का आवेश कैसा होता है। डीएनए का आवेश बताइए कैसा होता है, डीएनए का आवेश कैसा होगा, डीएनए का आवेश। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए के आवेश के बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। और उस क्वेश्चन में आप ये बताएंगे कि जो हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है, वो हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति बताइए, अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक है। प्रकृति बताइए कि वो कैसा है, प्रकृति बताइए कि वो कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, आपको यह बताना है। और इसके अलावा आपको बताना है कि डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, 2 न्यूक्लियोटाइड, जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, ये दूसरा पार्ट आ सकता है यहां पर। और सबसे आखिरी प्रश्न है बेटा, ये और मजेदार है, सबसे आखिरी प्रश्न आपको बताना है यहां पर कि एक न्यूक्लियोसोम में एक न्यूक्लियोसोम मॉडल में एक न्यूक्लियोसोम में कितने क्षारक युग्म बनते हैं, कितने क्षारक युग्म बनते हैं, बताइए कितने क्षारक युग्म बनते हैं। फटाफट जवाब दीजिए बेटा आंसर इसका। 5 प्रश्नों का जवाब आपके सामने होना चाहिए। फटाफट आंसर दीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सबसे सही है और आपको ये पता है कि नहीं पता है। और एक बात और मैं कह दूं, अगर आपने ये आंसर नहीं पता है आपको, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, हमारी कल की वीडियोस जाकर देखनी है, आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। आपको हमारी पुरानी वीडियोस जाकर देखनी है और सारे आंसर मिल जाएंगे। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो फटाफट जाकर जरूर देखिए। लाइक करिए जनाब, लाइक करिए। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसे संघनित होता है, तो वहां पर होता है डीएनए प्लस पॉलीअमीन्स। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। कितने बच्चों का सही जवाब हुआ है, इस पे कितने बच्चों का सही जवाब हुआ है, जवाब बताइए। हाँ, बिल्कुल 2023 में भी नीट का क्वेश्चन था, तो हम ऐसे ही थोड़ी पूछ रहे हैं। आपको पता है हम उन्हीं प्रश्नों पे सवाल पूछते हैं जिन पे नीट पे प्रश्न आते हैं। तो याद रखना ये डीएनए पॉलीअमीन्स होता है। और डीएनए का आवेश अब बताना है आपको, तो डीएनए का आवेश होता है बेटा नेगेटिव, यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो डीएनए का जो आवेश है वो ऋणात्मक होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो प्रकृति है वो होती है बच्चा क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। और आप मुझे बताएंगे क्या कि ये क्षारीय क्यों होता है, क्षारीय इनके पास में क्यों होते हैं? क्षारीय इनके पास इसलिए होता है, इनके पास होता है बेटा लाइसिन और दूसरा होता है आर्जिनिन। ये 2 अमाइनो एसिड की वजह से ये क्षारीय होता है। और साथ ही साथ में आप ये कह सकते हैं कि भैया धनात्मक होता है। कितने बच्चों ने सही जवाब बताया था? गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, सही बात है ना? बताया है आप लोगों ने सही जवाब कि नहीं? अब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 0.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर आप बताएंगे 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितने बच्चों का सही हुआ? कितने बच्चों का सही हुआ? हुआ सही? हुआ सही। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियोसोम में कितने क्षारक युग्म होते हैं? तो आप ये बताना बेटा, उसमें होते हैं 200 बेस पेयर।
200 बेस पेयर। तो अगर ये प्रश्न आपसे सही बन रहे हैं मतलब आप नीट के करीब जा रहे हैं और ये सपना आपके बहुत करीब होगा और आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो आपके सामने बहुत आसानी से नजर आ रही हैं, आपको ये जरूर मिलकर रहेगा। और अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है, कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे तो हैं जो आप लोगों को कवर नहीं कर पा रही हैं। कितने प्रश्न सही हुए? 5 में से आपके कितने सही हुए? बताइए मुझे सही आंसर। जल्दी 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 बताइए कितने प्रश्न सही हुए और आप में से कितने बच्चे हैं जो हमारी क्लास को डेली अटेंड करते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें मिलती रहें और सारा चीज पता रहे। कितने बच्चे हैं आप में से? 5 में से कितने प्रश्न सही हुए आपके? जल्दी बताइए। और इन सभी प्रश्नों के आधार पर ही आपका आज का कॉन्सेप्ट कवर हो पाएगा जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक में कहां होता है डीएनए। तो आपको यह बताया था मैंने कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, आज मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा पूरे प्रोकैरियोटिक डीएनए। अब बेटा अगर प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है वो डीएनए है प्लस पॉलीअमीन बना और पॉलीअमीन बनने के बाद उसी को हम कह सकते हैं जीनोपोर। और ये जो जीनोपोर हो गया मेरे बच्चे, इसी को हम बाद में कहते हैं ये कहां पर होता है? यह साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो इनके पास साइटोप्लाज्म में ये सारा कुछ प्रेजेंट है। ये हो गई प्रोकैरियोटिक की बात। ये हो गई प्रोकैरियोटिक की बात। बेटा देखो प्रोकैरियोटिक का पूरा डीएनए जो है उनके कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। इनके पास केंद्रक नहीं ना होता जी, इनके पास केंद्रक नहीं होता है। तो जब केंद्रक नहीं होगा तो ये सारे ऐसे फैले हुए चारों तरफ ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक की बात हो गई। गॉट माय पॉइंट? हां जी, आ गया दिमाग में स्वाद? बिल्कुल, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात आती है ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में मैंने पढ़ाया था आपको कि यार ह्यूमन का डीएनए तो 2.2 मीटर लंबा होता है। इतना मीटर डीएनए लंबे को रखने के लिए चाहिए बहुत ही बड़ी जगह। उतना बड़ा हमारे पास सेल होता ही नहीं है, तो हमको उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हिस्टोन का। तो ये भैया ये जो गोल गोल दिख रहा है ये डायग्राम बहुत पूछा जाएगा। ये है हिस्टोन का अष्टक। ये है हिस्टोन का अष्टक। आपसे पूछा जाएगा हिस्टोन के अष्टक में कौन कौन जी, कौन कौन है इसके पास? H2A, H2B, H3 और H4। ये सभी, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। कुल मिलाकर कितना हो गया? 8। अष्टक बना? अरे अष्टक बना कि नहीं बना? अब इसके ऊपर डीएनए घूमा हुआ है। डीएनए कितना टर्न घूमा जी? 1.75 टर्न। कितना घूमा हुआ है? 1.75 टर्न घूमा हुआ है। 1.75 टर्न घूमा हुआ है। और 1.75 टर्न करने के बाद इसको क्लिप लगा दे। खुल गया तो खुलना नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक H1 प्रोटीन और होता है H1, इसे हम कहते हैं बेटा बाइंडर क्लिप। ये क्लिप है जो उसे जोड़ के ऐसा बांध दो, मतलब ऐसा क्या होता है ना, ऐसा बांधे और उसके बाद गठान लगा दिए। यार खुल के दिखा, खुलना नहीं चाहिए। तो H1 से हमने उसको जोड़ दिया। यही है आपका हिस्टोन, यही बना आपका हिस्टोन। अब ये एक हिस्टोन था, ये एक हिस्टोन था। ऐसा हिस्टोन मिल मिलकर और संघनित हुआ, थोड़ा और संघनित हुआ, स्कैफोल्ड हुआ और कंडेंस हुआ और सबसे आखिरी में क्रोमोसोम बन गया। इस डायग्राम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मेरे बच्चे कैसे बना है, समझो इसको। और जब आप इसे देखोगे ना दूरदर्शी से देखोगे, माइक्रोस्कोप से, नॉट दूरदर्शी से, माइक्रोस्कोप से, तो आपको यह मोतियों की माला के समान दिखाई देगा। तो एक प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम कोशिका को देखते हैं तो हमें मोतियों की माला के समान कौन दिखाई देता है? न्यूक्लियोसोम दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? न्यूक्लियोसोम दिखाई देता है मोतियों की माला के समान। तो ये डीएनए है, हमने संघनित करके एक न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का गुच्छा, न्यूक्लियोसोम का और गुच्छा, न्यूक्लियोसोम के गुच्छा बनता 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 और बनता और बनता और बनता, सुपर क्वाइल्ड होता होता आखिरी में क्रोमोसोम बन जाता है। यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, यही है हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि क्रोमोसोम जुड़ता जो बनता है वो शुरू कहां से हुआ था? डीएनए से। वो डीएनए से ही शुरू हुआ था, वो डीएनए से ही बनना शुरू हुआ था। डीएनए ने ही उसको यहां तक पहुंचाया है, डीएनए ने ही उसको यहां तक समझाया है कि आजा बेटा यहां तक बन जा तू।
समझ रहे हो बात को? तो अब सारे बच्चों को एक बड़ा सवाल समझ में नहीं आता यार सर, एक दिमाग खराब हो गया मेरा कि एक है भैया जीन और एक है भैया डीएनए और एक है भैया क्रोमोसोम और एक होता है भैया जीनोम। ये चारों पांचों नाम मैंने सुन रखा है। कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा, कौन किसके अंदर और कौन किसके बाहर, कैसे पता चलेगा कौन सबसे छोटा है? ये बड़ा दिमाग खराब होता है कि जीन बड़ा है कि डीएनए बड़ा है, डीएनए बड़ा है कि क्रोमोसोम बड़ा है कि जीनोम बड़ा है। जी कौन सबसे बड़ा है इनमें से? बताइए कौन बड़ा है? अब तो पढ़ लो, अब तो देख लो, अब तो पता होना चाहिए। तो जब हम डीएनए बनाते हैं तो डीएनए का कोई खास टुकड़ा जीन कहलाता है जो लक्षण बनाएगा। इसको पूरा अगर हम बना दें, तो अगर अपन पूरा बना दें, ये पूरा भाग बड़ा सा डीएनए कहलाता है। अब इस डीएनए का संघनन करके हमने जो बनाया एक, ये होता है क्रोमोसोम। ये क्या होता है? क्रोमोसोम। समझ में आई मेरी बात? तो सबसे बड़ा कौन जी? सबसे बड़ा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिससे मिलकर बना है वो है डीएनए, और डीएनए जिससे मिलकर बना है वो है आपका जीन। समझ गए? ये एक जीन है मान लो, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ऐसे बहुत सारे जीन को मिलकर बनता है डीएनए। तो सबसे छोटा जीन होता, जीन से बड़ा डीएनए होता, डीएनए से बड़ा क्रोमोसोम होता, लेकिन अंत में क्रोमोसोम के बाद जीनोम क्या होता है जी? तो जीनोम के बारे में जब हम बताएंगे तो आप बताना, एक अगुणित, समझो बाबू, एक अगुणित कोशिका में, एक अगुणित कोशिका है, जस्ट लाइक स्पर्म है, ओवा है, कोशिका में पाए जाने वाले समस्त जीन की संख्या, समस्त जीन का समूह, समस्त जीन का जितना भी जीन होगा उसका समूह क्या कहलाएगा जी? जीनोम कहलाता है। सो जीनोम क्या है? एक अगुणित कोशिका है, उसके अंदर जितना भी जीन है, जितना भी जीन होगा, और कितना जीन होगा जी? इसके पास आपको पता है ना, अगुणित गुणसूत्र कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। तो 23 गुणसूत्र के पूरे जीन का पता लगाना है। 23 गुणसूत्र के पूरे जीन का पता लगाना है। अभी ये तो मान लो 2000 जीन मिलकर एक क्रोमोसोम बनाए, तो यहां तो 23 क्रोमोसोम है ना। तो अब मुझे बताओ, यहां पर सारा पॉइंट आप बताना कि सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा हुआ बेटा जीनोम, क्योंकि जीनोम लगभग 23 गुणसूत्र के जीन से बना हुआ है। 23 गुणसूत्र की जानकारियों को हम कहते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है बेटा एक अगुणित कोशिका है, जस्ट लाइक स्पर्म, जस्ट लाइक ओवा, उसके अंदर जितना भी जीन होता है सारा जीनोम कहलाएगा, सारा का सारा जीनोम कहलाएगा। समझ गए बात को? आया बबुआ कि नहीं आया? आया ना, जीनोम बन गया वो, और उसमें 23 गुणसूत्र के जीन है। तो ये 23 गुणसूत्रों से मिलकर बना है। ये एक गुणसूत्र है क्रोमोसोम, और उसके अंदर जितना भी डीएनए है वो डीएनए का रस्सी है, वो डीएनए है, उसकी रस्सी का नाम है डीएनए, और वो जिससे मिलकर बना हुआ है वो जीन है। कमेंट सेक्शन में एक बार बहुत ही जबरदस्त वाला रोर चाहिए हमको, ताकि बच्चों को कह दो कि हां जी समझ गए हम, आज के बाद जानने की जरूरत नहीं है कि डीएनए बड़ा, कि जीन बड़ा, क्रोमोसोम बड़ा, कौन बड़ा, सब हमको पता है। अरे पता है ना? अरे कह दो, बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, समझ में आई मेरी बात? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बहुत सुंदर बात है। यही सब क्रोमोसोम बनाता है और यही सब न्यूक्लियोसोम मॉडल बनते हैं, इन्हीं के आधार पर हम सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है बॉस? ठीक है भैया, आ गए? तो लेकिन यार दिक्कत यह है कि एक बात बताओ, थोड़ा सोच के रखना कि यार मेरे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना है? टोटल न्यूक्लियोटाइड है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है ना? बेस पेयर है, हां जी, हां बिल्कुल
6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। और मैं एक न्यूक्लियोसोम से, तो 200 बेस पेयर जो होता है एक न्यूक्लियोसोम में होता है। तो हमारी बॉडी में कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे? कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे? जल्दी बताओ, कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे? एक बात बता रहे हैं आपको, फिर से एक बार हिंट कर रहे हैं, गणित तुम्हारा ही तेज है, हमारा तो नहीं है भैया तेज है। मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, एक बार में एक न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म मैं जोड़ देता हूं, 200 क्षार युग्म में मैं एक न्यूक्लियोसोम बना देता हूं, और टोटल बेस पेयर कितना है जी? टोटल बेस पेयर जो हमारे पास में है वो है कितना? वो है हमारे पास में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अब ये तो बहुत गजब है, इतना सारा है। तो आखिर कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे? कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे जी? तो आप उसे डिवाइड करो 200 से। तो यार देखो 2 जीरो है, तो 10 की पावर इनकी पावर 7 कर दो, यहां पर 10 की पावर 7 कर दो सबसे पहली बात। और 2 से आप इसे कट कर दिए तो ये हो गया बेटा 3.3 इंटू 10 की पावर 7 न्यूक्लियोसोम। तो आपके पास न्यूक्लियोसोम की संख्या कितनी है पता है? कितने दाने हैं जी आपके पास? 3.3 इंटू 10 की पावर 7 क्षारक युग्म न्यूक्लियोसोम बने तुम्हारे पास। कैसा निकाला जी? समझ आया कि नहीं? टोटल क्षारक युग्म कितना है? बेस पेयर है 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। ज्यादा गणित वड़ित मत लगाइयो, एकदम सीधा सीधा नियम है। तो कितने न्यूक्लियोसोम टोटल बनेंगे? डिवाइड कर दो 200 से, 3.3 इंटू 10 की पावर 7 न्यूक्लियोसोम बनेंगे। या तो बहुत ही ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इतना ज्यादा को यार कैसे रखेंगे? अभी भी बहुत ज्यादा छोटा नहीं किए हो तुम। इतना लंबा डीएनए था, मान लो ठीक है, उसको बहुत छोटा कर दिए, तो ये 3.3 गुणे 10 की घात 7 दाने में कहां डालूंगा इसको? कैसे रखूंगा इसको मैं? कैसे रखूंगा मैं इसको? बड़ा समस्या है। तो इतने में भी बात ना बनी, हमने डीएनए लिया, डीएनए को डाला हिस्टोन, तो बना न्यूक्लियोसोम। फिर बात नहीं बनी तो हमने उसको दिया थोड़ा बहुत आरएनए भी डाला उसमें, तब भी बात ना बनी। फिर थोड़ा बहुत नॉन हिस्टोमल प्रोटीन भी डाला जी, नॉन हिस्टोमल प्रोटीन भी डाला, तब जाके संघनित होके वो बना क्रोमैटिन। क्या बना? ये क्रोमैटिन बना। अभी भी क्रोमोसोम नहीं बना है। क्या बना जी? क्रोमैटिन। बड़ा सवाल, बहुत ही ज्यादा बड़ा सवाल कि यार हमने ठीक है संघनित करके न्यूक्लियोसोम बना लिया, क्या काम हो गया? नहीं हुआ है। अभी ठहरो बबुआ जरा, थोड़ा सा अभी और काम बचा है। वीडियो लाइक वाइक कर रहे हो ना? होमवर्क कर लेना, शेयर वेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बड़ा चीज पढ़ा रहे हैं। अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो 12वीं तो वैसे गया, नीट वीट तो भूल जाओ। इतना आसान नहीं है इसको पास करना, इतना आसान नहीं है नीट वीट को पास करना भैया जी। सब कुछ खोना पड़ता है इसके लिए, ठीक है? सब कुछ खोना पड़ता है, सारा चाहत, मोहब्बत, प्रेम सब खो दोगे ना, तब जाके अपनी ख्वाहिशें, आदतें, मजबूरियां, जितनी भी चीजें हैं सब छोड़ोगे, तब जाके एक नीट मिलेगा। तो अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ बबुआ समझ गए? तो अब देखो हमने न्यूक्लियोसोम तो बना लिया, ठीक है यार, लेकिन न्यूक्लियोसोम बस से काम थोड़ी चलेगा, और कंडेंस करना पड़ेगा, और ज्यादा। इतना ज्यादा कैसे बना? इतना ज्यादा बना डीएनए, हिस्टोन, फिर आरएनए, फिर नॉन हिस्टोमल प्रोटीन, एनएचसी कहते हैं इसको, नॉन हिस्टोमल कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन भी लिख सकते हो, और आप यहां पर नॉट ओनली प्रोटीन बल्कि भैया कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये सब कॉम्प्लेक्स मिलके बन गया क्रोमैटिन। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है।
अब इस क्रोमेटिन को क्रोमोसोम कैसे बनाएंगे? अभी तो धागा बन गया ये। तो अब ये क्रोमेटिन जो था कौन सी अवस्था में जी? मेटाफेज, विभाजन की मेटाफेज अवस्था में, विभाजन की मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम बनाता है। तो बहुत बड़ा सवाल कुछ इस तरीके से खत्म हुआ कि वो क्रोमोसोम बनाता है कौन सी अवस्था में? मेटाफेज स्टेज में। अरे कौन सा स्टेज है जी? मेटाफेज स्टेज है। कब से बता रहे हैं कि बात बार 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 कुछ समझने को तैयार नहीं है कि ये न्यूक्लियोसोम भर से काम नहीं चलेगा, हमें उसे और संघनन करना पड़ेगा। क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाने के लिए हमको मेटाफेज अवस्था लगेगी। कौन सी अवस्था? मेटाफेज अवस्था लगेगी। और कुछ इस तरीके से अब क्रोमोसोम बनके तैयार हो गया। ठीक है बॉस, बहुत सुंदर, अति उत्तम। वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होगे, शेयर तो कर ही दिए होगे, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे। तो ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, आपके पास इतना बड़ा डीएनए है तो क्या सारा डीएनए काम करता रहता है? तो क्या सारा डीएनए प्रोटीन बनाता होगा? तो क्या सारा डीएनए लक्षण बनाता होगा? नहीं बनाता होगा, नहीं बनाता होगा। आपकी बॉडी का 98% डीएनए सुप्तावस्था में है, कोई काम नहीं कर रहा है। वो मात्र 2% डीएनए जो है वो आपके शरीर के समस्त लक्षणों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्या कहा हमने? कुछ कहा? क्या कहा? 98% डीएनए ऐसा टाइट बांध दिए हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, और 2% डीएनए को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिए हैं ताकि वो काम कर सके। तो आइए जानते हैं बॉस। तो ये क्रोमेटिन ना 2 प्रकार का होता है, थोड़ा जोर से देखिए। एक क्रोमेटिन ऐसा है जो थोड़ा दूर 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 दिख रहा है आपको, और दूसरा क्रोमेटिन ऐसा है जो एकदम पास 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 दिख रहा है। क्रोमेटिन 2 प्रकार का दिख रहा है। क्रोमेटिन पहला वाला दिख रहा है दूर 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 दूर, और ये जो दूर 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 दिख रहा है इसका नाम है यूक्रोमेटिन। क्या बात समझ में आई? जो डीएनए ढीला बंधा होता है यूक्रोमेटिन होता है, वही असली क्रोमेटिन है। और जो बहुत टाइट बंधा होता है वो हेटेरोक्रोमेटिन है, वो हेटेरोक्रोमेटिन है। कहा है बेटा? हेटेरोक्रोमेटिन। का ही समझ आया जी? बोलो कमेंट में। जो ढीला बंधा हुआ है वो यूक्रोमेटिन है, जो टाइट बंधा हुआ है वो हेटेरोक्रोमेटिन है। तो आइए आपको क्रोमेटिन के प्रकार पढ़ा दें। तो हमारे पास एक जो है वो है यूक्रोमेटिन। दूसरा वाला कौन है जी? दूसरा वाला होता है हेटेरोक्रोमेटिन। आइए समझते हैं, आइए बताइए जरा क्या है ये भैया हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये बताना ढीला बंधा हुआ, नॉट घीला, ढीला, ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है ये। तो ढीला बंधा होगा तो क्या होगा जी? ढीला बंधा हुआ होगा तो ये जो है ना थोड़ा सा लाइट कलर का दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा। अब जब ये लाइट दिखाई देगा तो ढीला बंधे से डीएनए का काम क्या होता है बताओ? डीएनए का काम होता है अनुलिपीकरण करना। डीएनए का काम क्या होता है? अनुलिपीकरण करना। कौन बताएगा अनुलिपीकरण करना? अनुलिपीकरण अनुलेखन रूप से, अनुलेखन के लिए सक्रिय होता है। अब ये कहे कि यार अनुलेखन के लिए सक्रिय मतलब क्या होता है? तो भैया यही है जो डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, और जब एमआरएनए बनाएगा तभी ना बनेगा जी प्रोटीन, तभी ना जाके आगे प्रोटीन बनेगा। तो पहले डीएनए बनेगा और डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और ये बनाने वाला डीएनए कौन है? यूक्रोमेटिन। भैया यह लक्षण बनाएगा,
यह लक्षण बनाएगा। नाक, कान, मुंह जो भी तुम्हारा बना हुआ है ये सुंदर सुंदर सा, वो सब यूक्रोमेटिन ने बनाया है। किसने बनाया है? यूक्रोमेटिन ने बनाया है। अब हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में कहा जाएगा कि ये थोड़ा सा कड़ा बंधा हुआ है, एकदम कड़ा बंधा हुआ है। ठीक है बॉस, कड़ा बंधा हुआ है तो ये थोड़ा सा डार्क स्टेन होता है, डार्क स्टेन होता है, बहुत डार्क दिखाई देता है। डार्क है तो अनुलेखन नहीं करेगा। ट्रांसक्रिप्टली जो होता है अनुलेखन के लिए निष्क्रिय है। अनुलेखन के लिए भैया कैसा है ये निष्क्रिय है। और जब आप इसे कहेंगे कि निष्क्रिय है मतलब ये डीएनए से का नहीं बनाता, ये एमआरएनए नहीं बनाता। अब जब भैया एमआरएनए नहीं बनाएगा तो लक्षण का ही बनाएगा जी, लक्षण नहीं बनाएगा। तो ये वाला डीएनए सिर्फ है तुम्हारे पास, बस है। ये जो भैया हेटेरोक्रोमेटिन है ये तुम्हारे पास है। जरूरत पड़ी, हो सकता है परिवर्तन, क्योंकि तुम्हें पता नहीं यार तुम पहले क्या थे, बंदर। बंदर से पहले क्या थे? बंदर से पहले कुछ और स्तनधारी रहे होगे। उससे पहले कौन रहे होगे? रेप्टाइला, सरीसृप। सरीसृप से पहले मछली थे हम लोग। मछली से पहले कौन थे? मछली से पहले उभयचर हुआ करते थे। उभयचर से पहले पता नहीं पादा पादा हुए होंगे। मतलब ऐसा प्रकार हो सकता है। उससे भी पहले कुछ रहे होंगे और कुछ रहे होंगे। तो ऐसा करते करते पादप तो नहीं रहे होंगे, लेकिन ये जीव रहे होंगे, छोटे छोटे जीव रहे होंगे, मोनेरा, बैक्टीरिया ऐसे रहे होंगे। तो उनके डीएनए जो है आज तक हमसे मैच करते हैं। उनका बहुत बड़ा डीएनए जो होता है हमारे जैसा मैच करता रहता है। ठीक है, बहुत कुछ मैच करता रहता है। कई लोग कहते हैं ना कि तुम पिछले जन्म में कुत्ता रहे होगे, पिछले जन्म में तुम भैंस रहे होगे, पिछले जन्म में तुम चींटी रहे होगे। जस्ट लाइक दैट, ऐसी टाइप की चीजें ही होती हैं यहां पर। तो वैसा ही वो डीएनए तुम्हारे पास अभी भी है, वो डीएनए तुम्हारे पास अभी भी रहता है। डीएनए कभी एक्टिव और इनएक्टिव हो जाता है। आपने कभी देखा भी होगा, कुछ बच्चे पैदा होते हैं, किसी के पास पूंछ निकल जाती है, किसी पास बच्चे में सूंड निकली हुई रहती है, किसी बच्चे में पूरे शरीर में बाल रहते हैं, कुछ बच्चा जो होता है वो 3-4 आंख लेकर पैदा होता है। ये सारा कुछ यही तो कहानियां हैं, यही तो कहानियां हैं। डीएनए में बदलाव होगा और डीएनए बदलाव होकर ऐसी चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है ना बात यहां पे? तो इस तरीके से बच्चा हेटेरोक्रोमेटिन अक्षण नहीं बनाता है, पर जरूरत पड़ी भविष्य में कि मान लो कभी तुमको जरूरत पड़ी कि नहीं, अचानक से अब मनुष्य योनि में तुम्हारा जीवन नहीं चल पा रहा है, तुमको पक्षी बनना है मान लो, ठीक है, तुम्हारे पास डीएनए वीएनए जो है वो हो सकता है तुम्हें पक्षी भी बना दे। समझ गए बात को? अरे हाँ ना, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को कि भैया हाँ जी हो गया, हमने ये बात समझ ली कि डीएनए क्या होता है और डीएनए कैसे आगे काम करता है। डीएनए में हम सारी चीजें समझ गए हैं, डीएनए में हम सारी बातें समझ गए हैं। ठीक है यार, अब डीएनए के बारे में तो जान गए। अब हम डीएनए जान तो गए, डीएनए के बारे में सारा कुछ समझ गए, न्यूक्लियोसोम मॉडल। लेकिन ये डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, अभी इस बात में थोड़ा संशय कि डीएनए ही सब कुछ बना रहा है, इस बात में थोड़ा सा भी संशय है कि क्या सच में डीएनए सब बना रहा है? सच में क्या मैं सही कह रहा हूं? डीएनए ही सब बनाता है? कौन बताया इसको? कौन बताया कि तुम्हारी नाक जो है वो डीएनए से बनी है? कौन बता रहा है जो तुम्हारी आंखें हैं वो डीएनए से बनी है? कौन बताया कि तुम्हारे माता पिता का डीएनए तुमसे मैच कर रहा है? और ये डीएनए वीएनए क्या है? तो आइए शुरू करते हैं भैया आनुवांशिक पदार्थ की खोज। कि आज से अब हम जानेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई। आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, इसको किसने बताया, कैसे बताया, क्या क्या हुआ? तो सबसे पहला कहानी शुरू होता है, ये एकदम जबरदस्त दिखने वाले व्यक्ति से शुरू होता है। इनका नाम था भैया फ्रेडरिक। फ्रेडरिक नाम के व्यक्ति बहुत ही रिसर्च करते थे भैया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या नाम था इनका? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन्होंने बताया और इन्होंने एक परीक्षण किया। ग्रिफिथ का
रूपांतरण का नियम, रूपांतरण परीक्षण, रूपांतरण का नियम, ग्रिफिथ का रूपांतरण का नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। ठीक है, तो जो हमारे पास भैया ग्रिफिथ जी थे, उन्होंने एक रूपांतरण सिद्धांत निकाला, एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किया और बताया कि हां जी मैं बताता हूं तुमको कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ कौन है और कौन नहीं है, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो सबसे पहली बात, उपयोग किसको किसको किया? देखो भाई, मेरा हमेशा का तरीका है, सब्जी बनाने से पहले मैं सारा मसाला लाकर अपने सामने रख लेता हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं सब्जी बनाने फिर लगा कि अच्छा कस्तूरी मेथी डालना है, बाद में ढूंढने लेके जाओ, फिर लगना अच्छा इसमें तो यार पनीर भी डालना था, फिर पनीर लेने जाओ, फिर पानी लेने जाओ। ना ना ना, सब अपने आप रख लो। ठीक है, सब कुछ अपने पास रख लो। तो आइए, उपयोग किया, क्या क्या उपयोग किया जी? दो चीजों का उपयोग किया। पहला उपयोग था इसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का। न्यूमोनी, अब आपको मालूम ही पता होगा भैया कि स्ट्रेप्टोकोकस बोलो या स्टेफाइलोकोकस बोलो, एक ही चीज है ना। स्टेफाइलोकोकस भी कह सकते हो, एनसीईआरटी में दोनों लिखा हुआ, फाइलोकोकस, दोनों एक ही नाम है, थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा यहां पर स्टेफाइलोकोकस कहीं होता है और कहीं कहीं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। भैया जो न्यूमोनिया फैलाता है, जो आपको न्यूमोनिया फैलाता है, न्यूमोनिया फैलाता है, इसका एक उपयोग किया। ठीक है भाई, ठीक है, इसका उपयोग किया। और दूसरा उपयोग किया भैया चूहा का। इस दुनिया में बॉस आपके जिंदा रहने के लिए जितना मृत्यु त्याग, देह त्याग चूहों ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। आज आप जिंदा हैं, आप दवाइयां खा रहे हैं, मेडिसिन बन रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय और सबसे बड़ा त्याग किसी ने किया है तो चूहों ने किया है। तो आइए झुककर इनको नमस्कार करें चूहों को, क्योंकि भैया अगर ये नहीं होते आज इस दुनिया में, तो हमारी दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी ड्रग्स, कोई भी एंटीबायोटिक्स, कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीनेशन हम तक पहुंच ही नहीं पाता। हम पर जो कुछ भी जो है एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो हम तक पहुंचते हैं, हमारे से पहले वो झेलता है अपने सीने में, ये चूहा ये झेलता है, तब जाकर हम तक पहुंचते हैं। तो बहुत त्याग किया है जी हमारे लिए। इसके त्याग पे तो इसके लिए मतलब स्मारक बनना चाहिए, कई जगह बना भी है, बहुत सारे लैबोरेटरीज में इनका स्मारक बनाया जाता है और इनको नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि भैया आप हो तो आज हमारे लिए इतनी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो बन पाई हैं। शुरुआत, परीक्षण स्टार्ट करो। तो ये देखा भैया, इनको पहले ये जानो कि हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब ये न्यूमोनी ना भैया दो टाइप का होता है। ये जो न्यूमोनी भैया दो टाइप का होता है, दो प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रेन होता है ना, जैसे कोरोना के दो स्ट्रेन थे, कोविड-19, डेल्टा, फलाना ढिमकाना, इस न्यूमोनिया के दो स्ट्रेन थे। दो स्ट्रेन मतलब जानते हो ना, दो प्रकार के नमूने थे इसके, दो स्ट्रेन थे। दो स्ट्रेन में एक स्ट्रेन का नाम इसने रखा आर स्ट्रेन, एक का नाम रखा आर स्ट्रेन और एक का नाम रखा एस स्ट्रेन। आप चाहो तो इसे R2 RS3 भी लिख सकते हो, पर क्यों लिखना S3 लिखना, डायरेक्टली लिखना एक R और एक S3। ठीक है, R और S स्ट्रेन दो नाम रखा। आर स्ट्रेन इसलिए नाम रखा, इसका आर का मतलब था बेटा रफ, रफ का मतलब था खुरदुरा, ठीक है, और एस का मतलब था शाइनी, स्मूथ, स्मूथ एंड शाइनी। ये थोड़ा सा स्मूथ था, चिकना था और शाइनी था। लोगों ने सवाल पूछा कि आखिर इस चिकनाहट का राज क्या है बबुआ? तो ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के ऊपर भैया एक आवरण पाया जाता था। ये आवरण था और ये आवरण था पॉलीसैकेराइड का आवरण। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बोलो या तो आप इसे कहो शर्करा, शर्करा का आवरण था। तो आपसे पूछा जाए चिकनाहट कहां से आई जी, तो याद रखना साइनी चिकनाहट जो है पॉलीसैकेराइड का आवरण है।
यह आवरण, और यह जो आवरण था ये वायरुलेंट था भाई। वायरुलेंट मतलब जहरीला, ये रोगकारक था। रोगकारक था मतलब जिसके पास ये चिकना वाला आवरण रहेगा, जो बाहर से ज्यादा चिकना दिखाई देगा, वो रोग फैला देगा, तुमको रोग फैला देगा। पॉलीसैकेराइड का आवरण था और वो आपको रोग फैला सकता था। लेकिन भैया ये जो खुरदुरा आवरण था, ये जो खुरदुरा आवरण था, ये कैसा था? इसके बाहर में शर्करा एब्सेंट थी, इसके बाहर शर्करा एब्सेंट थी, तो ये भैया थोड़ा बहुत खुरदुरा था, चिकना कतई ना था। ये बताना यहां पॉलीसैकेराइड एब्सेंट है, पॉलीसैकेराइड एब्सेंट है, तो पॉलीसैकेराइड एब्सेंट था, तो ये भी रोग कारक नहीं था, ये भी रोग कारक नहीं था। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अब शुरू होगा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले एक बात याद और ध्यान से रख लेना कि आनुवांशिक पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। आनुवांशिक पदार्थ नष्ट नहीं होता है, कितना भी गर्म कर लो वो खराब नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लेना। एक्सपेरिमेंट शुरू करें? एक्सपेरिमेंट शुरू, स्टार्ट यहां से। तो हमने क्या किया भैया, हमने सबसे पहले लिया आर स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट यानी इंजेक्शन पकड़ा और छोड़ दिया इसको इनटू माइस, माइस यानी चूहे के अंदर डाल दिया। अब जब चूहे के अंदर डाला तो बताओ चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा? अरे कहो, बोलो, मरेगा कि जिंदा रहेगा? बहुत बड़ी बात है, चूहा बलिदान देने तैयार है। एक बात ध्यान से सुन लेना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी इधर उधर गए तो सारी बातें कहानी खत्म हो जाएगी। माइस भैया जो चूहा है हमारा वो जिंदा है, एलाइव है, चूहा जिंदा है अभी। हाय, अच्छा सांस लिया, नहीं मारा नहीं कम से कम, ठीक है यार, बढ़िया। दूसरा फिर हमने डाल दिया एस स्ट्रेन। अब जैसे ही स्ट्रेन डाला तो इसको किस में इंजेक्ट किया? इंजेक्ट इनटू, अगेन फिर से दूसरा चूहा पकड़ा और दूसरे चूहे में डाल दिया। दूसरा चूहा में डाला तो भैया इस बार माइस जो है ना वो डेड हो गया, मर गया भैया, मर गया, बलिदान दे गया हमारे लिए वो। इतनी छोटी सी बात में एक चूहा को मार डाले, देख रहे हो, मार डाले, कोई बात नहीं, ठीक है, त्याग ही कर रहा है बेचारा। फिर हमने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन को गर्म कर दिया, और गर्म कर दिया इसका मतलब होता है बेटा हीट किल्ड कर दिया। जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसके बाहर का आवरण सब नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा भैया? नष्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये यार जब नष्ट होने लग जाता है तो इसके बाद अब डाल के देखो, तो नष्ट करके देखो अब इसको, अब जाएगा क्या? इंजेक्टेड इनटू माइस, फिर से चूहे में डाला और अब की बार नया चूहा लिया है, अब की बार फिर चूहा जिंदा बच गया, माइस एलाइव हो गया। मतलब गर्म करने से जो चूहा है हमारा, गर्म करने से जो चूहा है हमारा वो बच गया, क्योंकि पॉलीसैकेराइड नष्ट हो गया। यहां पर याद रख लेना, यहां पर स्टार बना के याद रख लेना कि गर्म करने से, जैसे ही हमने गर्म किया, गर्म करने से आवरण जो है भैया उसका वो नष्ट हो गया, आवरण नष्ट हो गया। अब इसके बाद आखिरी में एक काम करते हैं, और बताओ सवाल कि हमने क्या किया, हमने क्या किया? इसके बाद चौथे नंबर पे एस स्ट्रेन को लिया। एस स्ट्रेन हीट किल्ड था बेटा, मारा हुआ था मैंने उसको, पहले से गर्म करके मार डाला था, और साथ ही साथ में आर स्ट्रेन को लिया। अब जब आर स्ट्रेन को लिया, आर स्ट्रेन को लिया, डाल दें चूहा में, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में डाल दिया, चूहा में जी। अब जैसे ही चूहा में डाला तो चूहा फिर से जो है वो मर गया, माइस जो है फिर से हो गया भैया डेड। अब चूहा मर गया, चूहा मर गया,
बहुत अचंभा हुआ कि यार एक बात बताओ, ये छोटकवा जो आर स्ट्रेन था ये तो चूहा को नहीं मार पा रहा था, एस स्ट्रेन मार पा रहा था। एस को हमने थोड़ा सा ताबड़तोड़ गर्मी दी, ये भी मर गया। तो ये जो छोटकावा नहीं मार पा रहा था, ये भी नहीं मार पा रहा था, तो दो लंगड़े लोग आखिरी में जाके कैसे मार दिए? जब ये दोनों नहीं मार पा रहे थे तो आखिरी में जाकर ये कैसे मार दिया इसको? हाउ इज दिस पॉसिबल? बहुत ही दिमाग खराब हुआ, फिर मर गया। अब ये मरा तो मरा, दिमाग खराब कर गया यार ये तो। फिर ये जो माइस डेड हुआ था इसका हमने एटॉप्सी किया, इसका एटॉप्सी किया गया। एटॉप्सी समझते हैं ना? एटॉप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम करो। पोस्ट एटॉप्सी में जब इसका एटॉप्सी हुआ भैया, तो एटॉप्सी होने के बाद चूहे में, एटॉप्सी करने के बाद चूहे में आपको पता है कौन सा स्ट्रेन मिला? बहुत गजब जी, एस स्ट्रेन मिला। क्या मिला उसके अंदर? एस स्ट्रेन मिला। बहुत दिमाग खराब हुआ हमारा। हम डाला आर स्ट्रेन था, हम डाला एस हीट किल्ड को था, और मिला एस स्ट्रेन। कैसे कैसे मिला? तो ग्रिफिथ साहब ने कहा, तो भैया फिर ग्रिफिथ साहब सामने आए कि भैया मेरे डालने पे एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन डालने से एस स्ट्रेन कैसे बन गया? देखा उसको एटॉप्सी में तो पता चला कि एस स्ट्रेन बन गया है इसमें। तो माथा चकरा गया, टक्कर खा गया, दिमाग खराब हो गया। तो फिर ग्रिफिथ साहब ने उसका परीक्षण किया, इन्होंने बताया कि ये जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाला था, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड वाला था, इसको हमने आवरण तो गर्म कर दिया था, आवरण तो गर्म कर दिया था, लेकिन ये मरा नहीं था। इसका आनुवांशिक पदार्थ था, इसके पास कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल जो था वो स्टिल अलाइव, जिंदा था, इसका बचा हुआ था, जो चला गया आर स्ट्रेन के पास। और आर स्ट्रेन के पास जैसा ही इसका स्ट्रेन गया है तो आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू, आर स्ट्रेन बदल गया किसमें? तो आर स्ट्रेन का बदल गया, या फिर कह दो भैया कि रूपांतरण हो गया। रूपांतरण का मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया, और ट्रांसफॉर्म होके वो बदल गया एस स्ट्रेन में। ऐसी कुछ कहानी बताई, एस स्ट्रेन में बदला, और ये कहानी बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिथ साहब। बहुत लोगों ने इनकी बातों का बकवास, कुछ भी कहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ। बहुत लोगों ने इनकी बात को बकवास करार दिया, लेकिन था तो था कि भैया एस स्ट्रेन जो है वो जिंदा था, मतलब ये वैसी बात थी। तुमने इसको तो मार डाला, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। इसकी आत्मा इसके शरीर में प्रवेश करके इसको बदल दी। यहां पर मूवीज में ऐसे ही होता था ना, मूवीज में ऐसे ही होता था कि यार यहां पर एस स्ट्रेन जो था ये तो मर गया, लेकिन आत्मा नहीं मार पाए। और आत्मा क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इसकी आत्मा ने इसके शरीर में प्रवेश किया। तो यहां पर पॉइंट आता है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ का एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, का स्ट्रेन का स्थानांतरण कहां हुआ है जी? स्थानांतरण आर स्ट्रेन में हो गया, आर स्ट्रेन में हुआ। और ये जो आर स्ट्रेन में स्थानांतरण हुआ है तो आर स्ट्रेन बदल गया, रूपांतरण कर गया इस स्ट्रेन में, और कुछ इस तरीके से मार डाला चूहा को। समझे? तो पिक्चर की इस कहानी को, पता नहीं कौन से पिक्चर में ऐसे कहानी चला था, लेकिन यहां पे याद रखना कुछ इस तरीके से ये कहानियां चली थी और कुछ इस तरीके से ये कहानियां बनी थी, जिसे ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। और यहां पर ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल खत्म हुआ। समझे बात को? अब यहां पर तो यार ये बहुत लोग मानते ही नहीं थे कि ग्रिफिथ साहब ने कुछ बताया है। इनका बकवास है सब यार, व्यर्थ सब, कुछ भी बोल रहे हो तुम। तो फिर यहां पर 3 साइंटिस्ट और आए। अब वो 3 साइंटिस्ट कौन थे?
वो 3 साइंटिस्ट आए, इनका नाम था अवेरी, इनका नाम था मैकार्टी और ये नाम थे मैक्लॉड। तो 3 साइंटिस्ट फिर आए, मैक्लॉड, मैकार्टी और अवेरी। अब इनकी कहानियों को नेक्स्ट डे समझेंगे कि आज की कहानी भूत इतना ही काफी है। अब ये कैसे गया, कौन गया, किधर किधर गया, इन कहानियों को समझने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में आइए और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर वो गया कौन था, आखिर आर स्टेन से एस स्टेन में गया कौन था, वो कौन सा पदार्थ था जो गया था, ये हम बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और टेलीग्राम पे लिंक प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए योगेश सर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और पूरे चैनल की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, सारी प्लेलिस्ट आप देखते रहिए, ऐश करते रहिए ऐसे ही। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।